हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि हमारा चैप्टर 2 चल रहा है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, तो इसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा है इसमें आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, रेडिश सनराइज एंड सनसेट। इसका क्या मतलब हुआ? रेडिश सनराइज एंड सनसेट का मतलब ये हुआ कि जिस समय सूर्य उदय होता है यानी सनराइज, और जिस समय सूर्य छुपता है यानी सनसेट, सूर्य का उदय होना और सूर्य का छिपना, ये कह रहा है कि दोनों समय पे बिल्कुल स्टार्टिंग की बात हो रही है। अब ये नहीं कि सनराइज के आधे घंटे बाद आप कहेंगे सर ये कंसेप्ट लागू नहीं हो रहा, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। सनराइज होते समय और सनसेट होते समय हमें रेड कलर का क्यों दिखाई देता है, हमें ये जानने की कोशिश करनी है। उसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसका ये सिंपल सा लॉजिक ये है कि जिस समय सनराइज होता है या सनसेट होता है तो वो हमारे से बहुत ज़्यादा दूर होता है, फार अवे फ्रॉम अस, बहुत ज़्यादा दूर होगा हमारे से। तो अगर सन हमारे से बहुत ज़्यादा दूर है तो सन रेस को हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। अब जितने भी 7 कलर्स आपके पास हैं, जब ग्योर में मैंने 7 कलर्स आपको बताए थे, तो उन 7 कलर्स में जो रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो सबसे कम स्कैटर होती है। तो रेड कलर की वेवलेंथ अगर सबसे ज़्यादा है और वो कम स्कैटर होगी तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकती है। तो जैसे ही कलर डिस्टेंस ट्रेवल करना शुरू करते हैं तो दूर से सनराइज और सनसेट के समय पर हमारी आंखों में कौन सा कलर एंटर करता है? रेड कलर एंटर करता है। तो इसलिए हमें सनराइज और सनसेट के टाइम पे हमें कौन सा कलर दिखाई देता है? रेड कलर दिखाई देता है। तो समझ में आया आप लोगों के कि सनराइज और सनसेट में रेड कलर क्यों दिखाई देता है? क्यों? क्योंकि हम सनराइज और सनसेट के टाइम पे सन हमसे बहुत ज़्यादा दूर रहता है, तो उस वजह से उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है लाइट को। और लाइट की जब डिस्टेंस की बात आती है तो उसमें रेड कलर सबसे बढ़िया है। क्यों? कि उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ होने की वजह से हमारी आंखों में आसानी से एंटर कर पाती है। अब हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस कुछ इसके, बाकी आपको अपने आप से करने हैं इसको, और जो नहीं आएगा वो आप मुझसे पूछेगा। देखिए इसमें मैंने आपको बताया था कि जो डिफेक्ट ऑफ विजन वाला टॉपिक है वो आपका कम्प्लीटली कोर्स से हट गया है। डिफेक्ट ऑफ विजन और वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, ये सारे टॉपिक हट गए हैं। तो इस अगर कोई टॉपिक हटता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी हट जाते हैं। क्वेश्चन आंसर में आपकी थ्योरेटिकल भी हो सकते हैं और न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं। तो उसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन इसका है एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन का, पेज नंबर 190 पे, व्हाट इज मीन्ड बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। कि पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है मैंने आपको बताया था, फिर भी एक बार बता देता हूँ कि हमारी जो ह्यूमन आई है वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है। तो आप अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा दूर रखी है या बहुत ज़्यादा पास में है तो वो अपनी फोकल लेंथ को क्या कर लेती है? एडजस्ट कर लेती है। तो उसकी टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू, आप पुरानी वीडियोस में जाके इसको देख भी सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, मायोपिया वाला है तो वो आपके कोर्स में नहीं है। व्हाट इज फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट? फार पॉइंट इन्फिनिटी पे होता है और नियर पॉइंट आपका 25 सेंटीमीटर पे होता है। उसका अगला वाला भी सेम ही है, देखिए वो आपका सिंपल वही उसी से रिलेटेड है। उसके बाद भी जो आपके जो क्वेश्चन है ये सब आपके उसी से रिलेटेड है, आपके ह्यूमन आई से रिलेटेड है या आपके डिफेक्ट ऑफ विजन से रिलेटेड है। तो ये भी आपको इससे आपके कोर्स में आपके नहीं काम करेंगे। और उसके बाद देखिए इसने एक क्वेश्चन और, जो मैं वही क्वेश्चंस बता रहा हूँ आपको जो आपको करने हैं, बाकी मैं आपको उसमें तो मैं आपसे ये कह रहा था कि जैसे जो क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा जो आपको इसमें करने हैं और जो आपको नहीं करने हैं, क्योंकि मैंने आपको फिर से वो रिपीट कर रहा हूँ कि कुछ टॉपिक आपके हट गए हैं तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हमें नहीं करने हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन हमें करना है, तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखिए, व्हाई इज द नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट्स प्लेस क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर। आपको पता है कि जो इंसान की जो आंख है उसका जो क्लोजर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर पे होता है। अगर आप 25 से पास में लेके आते हैं तो वो कह रहा है कि क्यों नहीं दिखाई देगा। देखिए उसका रीज़न ये है कि जो हमारी ह्यूमन आई जो है उसके अंदर जो लेंस लगा है उसकी फोकल लेंथ फिक्स है। आप अगर 25 से पीछे की तरफ लेके आएंगे तो वो वैल्यू चेंज हो जाएगी उसकी, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए 25 से पास लाने की वजह से हमें जो है ऑब्जेक्ट साफ दिखाई नहीं देगा। तो 25 पे रखिए या उससे दूर रखिए, ये हमारा ये वाला क्वेश्चन था। उसके बाद वो क्या कह रहा है देखिए, व्हाट हैपन टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। अब सबसे पहली बात तो ये कि इमेज डिस्टेंस क्या होती है। इमेज डिस्टेंस क्या होगी? जहां पर आपकी इमेज बन रही है वो वाली जगह और आपका जो आई लेंस का जो रेटिना है। तो इमेज डिस्टेंस क्या है आपकी? इमेज डिस्टेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड द रेटिना। कि जो आपकी आई लेंस है और जो आपकी रेटिना है जहां पर इमेज बनती है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है? इमेज डिस्टेंस। अब वो क्या कह रहा है,
कि आपने इमेज डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया। देखिए ये तो लिखा है इसमें, इमेज डिस्टेंस इन द आई वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। तो क्या होगा देखिए, वो क्या कह रहा है, फॉर अ नॉर्मल आई इमेज डिस्टेंस रिमेन्स फिक्स्ड, कि जो नॉर्मल आई है यानी जो आंखें जिसकी बिल्कुल स्वस्थ हैं उसके लिए जो इमेज डिस्टेंस है वो फिक्स होती है, यानी रेटिना और आई लेंस इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगी कभी भी, अगर आपकी आंखों में कोई खराबी नहीं है तो। अब व्हाटएवर विद द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं कि आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी ले जाइए, लेकिन जो आई लेंस है और जो रेटिना है उसके बीच की डिस्टेंस को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते अगर आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हैं। ऑन इंक्रीजिंग द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज एडजस्टेड टू फॉर्म द इमेज ऑन रेटिना। देखिए यहाँ पर वही कंसेप्ट आ गया पावर ऑफ एकोमोडेशन का। पावर ऑफ एकोमोडेशन का कंसेप्ट क्या होता है कि ऑब्जेक्ट चाहे पास में रखा हो, ऑब्जेक्ट चाहे दूर में रखा हो, वो उसको एडजस्ट करके उसकी इमेज बना देता है। तो उसने ये कहा कि अब आप इमेज डिस्टेंस को तो चेंज नहीं कर सकते, वो तो फिक्स है आई लेंस और रेटिना के बीच की। लेकिन आपने क्या करा, आपने ये करा कि जो आपका जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उसको आपने दूर कर दिया, तो कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपकी आंखों के अंदर जो आई लेंस है वो अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करता है कि जो इमेज है वो फिर से कहाँ बन जाए, रेटिना पे बन जाए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, व्हाई डू स्टार ट्विंकल। ये मैंने आपको बताया था कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है। एक्सप्लेन व्हाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, ये भी मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा दूर है, उसको और भी रीजन बताए थे। व्हाई डज द सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग, यह सबसे पहले टॉपिक बताया था मैंने आपको कि जो सन है वो हमें अपीयर क्यों होता है रेडिश, इसका रीजन मैंने आपको ये बताया था क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा होती है और डिस्टेंस उसको ज़्यादा कवर करनी पड़ती है। व्हाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट, कि जो हमें स्काई है वो कैसा दिखाई देता है, ब्लैक कलर का दिखाई देता है इंस्टेड ऑफ ब्लू किसी एस्ट्रोनॉट को। क्यों, इसका रीज़न ये है कि जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो जहाँ भी जिस जगह पर भी होंगे वहाँ पर उस जगह पर एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन नहीं काम करता। आप मेरी बात समझ रहे हैं, आप जैसे जैसे आप ऊपर की हाइट की तरफ जाते हैं आपकी जो डेंसिटी है वो बहुत कम हो जाती है और एक पॉइंट पर आके डेंसिटी बहुत ही कम हो जाएगी और वहाँ पर जो आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का जो प्रोसेस है वो नहीं होगा। अब सोचिए, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का प्रोसेस नहीं हो रहा तो लाइट स्कैटर भी नहीं करेगी, तो अगर लाइट स्कैटर नहीं करेगी तो ब्लू कलर हमें दिखाई नहीं देगा। तो जैसे ही एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाते हैं या स्काई में जाते हैं, आसमान में जाते हैं, जहाँ भी जाएंगे तो उस कंडीशन में जो हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है और वहाँ पर रिफ्रैक्शन का प्रोसेस नहीं होता। तो उस वजह से हमें क्या लगता है, हमें ऐसा लगता है कि जो स्काई है वो कैसे कलर का है, डार्क कलर का है, ब्लैक में, ना कि ब्लू, डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू। ये तो क्वेश्चन है देखिए कि व्हाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू, हमें कैसे दिखाई देता है, डार्क कलर का दिखाई देता है, ऐसे डार्क डार्क सा, ब्लू का दिखाई नहीं देता है। तो ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं और जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ उसको बहुत अच्छे से समझिए। आप 10th क्लास है, आपका बोर्ड एग्जाम है और उसके अलावा अब आप जो भी आपके टॉपिक मैंने आपको बताए हैं उसको गूगल क्लास में डिस्कस करेंगे और मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ उसका सभी रिप्लाई करा करिए। 4-5 स्टूडेंट जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है सब उसका रिप्लाई करा करिए और वीडियो सब देखा करिए। थैंक यू वेरी मच।